Hello student, this is second part of chapter 2. So page number 21. In Tibet, the river carries a smaller volume of water and less silt as it is a cold and a dry area. In India, it passes through a region of high rainfall. Here the river carries a large volume of water and considerable amount of silt. The Brahmaputra has a broader channel in its entire length in Assam and forms many rivers in islands. Do you remember the name of the world's largest river in Iceland formed by the Brahmaputra? Every year during the rainy season, the river overflows its bank, causing widespread devastation due to floods in Assam and Bangladesh. Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silts on its bed, causing the riverbed to rise. The river also shifts its channel frequently. तिब्बत एक ठंडा और शुष्क क्षेत्र है। इसलिए यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की जो मात्रा है वो बहुत कम पाई जाती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है और यहाँ की जो नदियाँ हैं वो जल और सिल्ट की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। असम से जो ब्रह्मपुत्र निकलती है वो अनेक धाराओं में बहकर एक गुंफित नदी के रूप में बहती है और बहुत से जो उसके नदी के द्वीप हैं उसका निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? प्रत्येक वर्ष यहाँ वर्षा ऋतु में ये जो नदी है वो अपने किनारों से ऊपर ऊपर बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा आसाम और बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। उत्तर भारत की जो अन्य नदियां हैं उसके ठीक उल्टे ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके कारण नदी की जो सतह है वो बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के रास्ते में परिवर्तन लाती है, अलग अलग धाराओं से बहने लगती है। द पेनिनसुलर रिवर, द मेन वाटर डिवाइडेड in peninsular India is found by Western Ghat, which runs from north to south close to the western coast. Most of the major rivers of the peninsula such as Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri flow eastwards and drain into the Bay of Bengal. These rivers make deltas at their mouths, or there are numerous small streams flowing west of the Western Ghats. The Narmada and the Tapi are the only long rivers which flow west and make estuaries. The drainage basins of the peninsular rivers are comparatively smaller in size. द्वीपीय भारत में जो वाटर का डिवाइडेंस है वो उसका निर्माण पश्चिम घाट के द्वारा होता है जो कि पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है और पेनिनसुलर पार्ट्स को की अधिकतर जो मुख्य नदियां हैं वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी वो पूरब की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पश्चिम ये जो नदियां हैं ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं और पश्चिम घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी छोटी धाराएं हैं। नर्मदा और तापी इसकी दो बड़ी बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारमुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियां जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये इसकी अपवाह की द्रोणियां आकार में हालांकि छोटी होती हैं।
The Narmada Basin. The Narmada rises in the अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ की पहाड़ियों से निकलती हैं। इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू faulting on its way to the sea. The Narmada creates many picturesque locations. The marble logs near Jabalpur, where the Narmada flows through a deep gorge, and the Dhuandhar Falls, where the river plunges over steep rocks, are some of notable ones. नर्मदा का जो उद्गम है वो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से वो निकलती हैं और ये पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुँचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलून में यह नदी गहरे गौज से बहती है और यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है। वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ जो हैं वो बहुत ही छोटी हैं और इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी जो है वो मध्य प्रदेश से और गुजरात के कुछ भागों में फैली हुई है। द तापी बेसिन। द तापी राइजेज इन सतपुरा रेंज इन द बेटियर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। इट ऑल्सो फ्लोज इन अ rift valley parallel to the Narmada, but it is much shorter in length. Its basin covers parts of Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra. The coastal plains between Western Ghats and the Arabian Sea are very narrow. Hence the coastal rivers are short. The main west flowing rivers are Sabarmati, Mahi, Puja and Periyar. Find out the states in which these rivers drain the water. गोदावरी सबसे बड़ी तापी तापी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुरा की श्रृंखला में है और ये भी जो है नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर से पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान जो है वो बहुत अधिक संकीर्ण है और इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदी में है साबरमती। अच्छा, ये तो हो चुका था। गोदावरी पढ़ना है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढाल से बहती है और इसकी लंबाई 15,000 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और प्रायद्वीपीय नदियों में इसका प्रवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश। गोदावरी में ये इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे कि पूर्णा है, वर्धा है, मांजरा है, प्राणहिता है, पेनगंगा है और बेनगंगा है। इनमें से अंतिम जो 3 सहायक नदियाँ हैं वो बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब है महानदी द्रोणी। महानदी जो है उसका उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है और यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है और इसका जो अपवाह है वो द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। अब आप देखिए कृष्णा द्रोणी। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूमी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं और इसकी जो द्रोणी है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। अब है कावेरी द्रोणी। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मागिरी श्रृंखला से निकलती है और तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है और इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो हैं अमरावती, भवानी, हेमावती और कापिनी। इसकी द्रोणी है तमिलनाडु, केरल तथा
कर्नाटक में विस्तृत है। और इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूरब की तरफ बहती हैं, जैसे कि दामोदर, ब्रह्मणी, वैतरणी, सुवर्णरेखा और कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अपने एटलस में इनको देखिए कि कहाँ पर ये स्थित हैं। नाउ लेक्स। You may be familiar with the Valley of Kashmir and the famous Dal Lake, the houseboats and shikaras which attract thousands of tourists every year. तो कश्मीर में जो फेमस झील है उसके बारे में ज़रूर आप लोग परिचित होंगे। हमेशा डल लेक का नाम सुनते होंगे, द हाउस बोट का नाम सुने होंगे। हाँ, जो भी कश्मीर का नाम सुना होगा, वो कश्मीर की घाटी का नाम सुना होगा, डल लेक के बारे में जानता होगा, हाउस बोट के बारे में, शिकारा के बारे में ज़रूर परिचित होगा, जो कि अपने यहाँ हर साल पर्यटकों को आकर्षित करता है। सिमिलरली यू मे हैव विजिटेड सम द अदर टूरिस्ट स्पॉट नियर लेक एंड इंजॉयड बोटिंग, स्विमिंग एंड अदर वाटर गेम्स। शायद तुमने इन जगहों का भ्रमण किया हो और ये जो टूरिस्ट स्पॉट अभी हमने जिक्र किया, ज़रूर इस हो सकता है कि आप लोग इसको घूमे हों, उसके नज़दीक जो लेक हैं, है ना, झील, उसका एंजॉय किया हो, बोटिंग, स्विमिंग किया हो और वाटर गेम्स वगैरह खेला हो। इमेजिन दैट इफ श्रीनगर, नैनीताल एंड अदर टूरिस्ट प्लेसेस डिड नॉट हैव अ लेक और दे हैव बीन एज अट्रैक्टिव एज दे आर टुडे। कह रहा है, कल्पना कीजिए कि जैसे श्रीनगर में आज नैनीताल है और बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ये यहाँ पे अगर लेक नहीं होता तो क्या ये आज इतना अट्रैक्टिव होता, लोग इसको इतना पसंद कर पाते। हैव यू एवर ट्राई टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स इन मेकिंग अ प्लेस अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट। क्या तुम जानते हो या समझ सकते हो इसका महत्व कि लेक जो होता है, कोई भी झील, वो अपनी तरफ किसी भी जगह को कैसे खास बनाता है और कैसे पर्यटकों को अपनी तरफ खींचता है। कोई भी जो जगह है उसकी सुंदरता जो है वो झील की वजह से बढ़ जाती है। और अगर झील नहीं होता तो कहता है, कल्पना करो कि क्या ये उतना ही खूबसूरत होता जितना आज है, जो पर्यटकों को अपनी तरफ खींचता है। अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, लेक्स आर आल्सो यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स इन मेनी वेज। और लेक का जो ये इम्पोर्टेंस है कि वो अपनी तरफ पर्यटकों को खींचता है, ये तो है ही। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये बहुत तरीके से लाभदायक भी होता है। क्या बच्चों? लेक्स मतलब ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र तो है ही, साथ ही ये और बहुत सारे तरीकों से फायदेमंद है। इंडिया हैज़ मेनी लेक्स और भारत में बहुत सारे झील हैं। दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन ये सब एक दूसरे से आकार और विशेषता में अलग अलग है ना। सबके अलग अलग साइज हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट, सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसमें से कुछ जो लेक्स हैं वो परमानेंट हैं। परमानेंट मतलब हमेशा ही रहती हैं, लेकिन इसमें से कुछ जो हैं वो सिर्फ बरसाती सीजन में ही बनती हैं। लाइक द लेक्स इन द बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज और सेमी एरिड रीजन्स, देर आर सम लेक्स विच आर द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर एंड आइसिड्स। तो कुछ तो परमानेंट है, कुछ तो बरसात की वजह से हैं, और इन सब के तरह कुछ ऐसी भी झील हैं यहाँ जो ग्लेशियर और आइस शीट की वजह से बनी है ना। जैसे हवा से, गर्मी से जब बर्फ पिघलता है ना, तो वो जो पानी होता है वो भी बह के इस तरह के उसके एक्शन की वजह से भी, इन एक्शनों की वजह से भी झील का निर्माण होता है। तो कुछ ऐसे भी झील बनते हैं, कुछ परमानेंट हैं, कुछ वर्षा में बनती हैं और कुछ मौसम के एक्शन की वजह से जो बर्फ़ पिघलते हैं, बर्फ़ के जो सीट, उनके वजह से कुछ लेक्स बनते हैं। और रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ formed by wind, while others have been formed by wind, river action and human activities। कुछ जो है
हवा के द्वारा बनती हैं, कुछ नदियों के एक्शन के वजह से बनती हैं झील, और कुछ आदमी के एक्टिविटीज़ के वजह से भी झील का निर्माण बनता होता है। अ meandering river across a flood plain forms cut-offs that later develops into oxbow lakes. Spits and bars form lagoons in the coastal areas. Example: the Chilka Lake, the Pulicat Lake, and the Koleru Lake. Lakes in the region of inland drainage are sometimes seasonal. For example, the Sambar Lake in Rajasthan, which is a salt water lake. Its water is used for producing salt. Most of the freshwater lakes are in the Himalayan range region. They are the of glacier origin. In other words, they form when glaciers dug out a basin which was later filled with snow melt. The Vular Lake in Jammu and Kashmir, in contrast, is the result of tectonic, tectonic activity. It is the largest freshwater lake in India. The Dal Lake, Bhimtal, Nainital, Loktak, and बारापानी आर सम अदर इम्पॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। भारत में भी ऐसी बहुत सी झीलें हैं और वे एक दूसरे से आकार और लक्षण में भिन्न हैं। अधिकतर झील अस्थायी हैं और एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है और स्पीट और बार तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांभर झीलें, जो एक लवण जल वाली झील है। इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। मीठे पानी की अधिकांश झील जो है वो हिमालय क्षेत्र में है और ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी हुई है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने कोई द्रोणी गहरी बनाई या बाद में जो बर्फ पिघलने से भर गई या किसी क्षेत्र में पत्थरों अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू और कश्मीर की जो वुलर झील है वो जमीन के अंदर की क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताक और बड़ा पानी, ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील है। और इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर झील मानव के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती हैं। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है और सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती हैं। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। जल का निर्माण करने में जल से बिजली का निर्माण करने में ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं और जलीय परितंत्र को संतुलित रखती हैं। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ाती हैं और साथ साथ हमारा मनोरंजन करती हैं। Apart from natural lakes, the damming of the river of the generation of hydel power has so led to the formation of lakes such as Guru Gobind Sagar. Lakes are of great value of human beings. A lake helps to regulate the flows of a river during heavy rains. पढ़ा चुकी। The role of rivers in the economy. Rivers have been of fundamental importance throughout the human history. Water from rivers in a basic natural resource essential for various human activities. तो आप किताब को देखिए पूरा लास्ट तक, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो झील जो है वो मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक है। ये नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ को रोकती है, सूखे मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करती है और झील का जो प्रयोग है वो उससे बिजली बनाने का भी काम होता है।
आसपास के क्षेत्र को की जलवायु को सामान्य बनाती है और जलीय परितंत्र को संतुलित रखती है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता और जो पर्यटन है उसको भी बढ़ाती है और हमारा मनोरंजन करती है। बढ़ा चुकी है इसको, आगे देखते हैं इनका इकोनॉमी पे क्या प्रभाव, इन नदियों से इकोनॉमी में क्या महत्व है, क्या प्रभाव पड़ता है। संपूर्ण मानव इतिहास में जो नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है वो है कि नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है और अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य भी है। यही कारण है कि नदियों के किनारे प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है ना। ये गांव जो हैं अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो गए हैं और अपने राज्य के उन शहरों की एक सूची तैयार कीजिए जो नदी के किनारे स्थित है। आप जिस भी राज्य में रहते हैं वहाँ पे नोटिस कीजिए कि नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है का लिस्ट बनाइए। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जो है और जीविका वो कृषि पे ही डिपेंड है, वहाँ तो सिंचाई, नौ संचालन और नौका संचालन और जल विद्युत निर्माण, जल से बिजली का निर्माण, इन सब चीज़ों में नदी का बहुत अधिक महत्व है हमारे इंडिया में। अब है रिवर पॉल्यूशन। तो नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी जो गुणवत्ता है वो प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है और इनका जो आयतन है वो घटता जाता है। दूसरी ओर मतलब नदियों का बहुत ज़्यादा जल निकलने की वजह से उनका जो आकार है वो घटता जा रहा है और दूसरी ओर उद्योग का जो प्रदूषण है और जो कचरे हैं वो सारे नदी में जाकर मिल जाते हैं। यह केवल जल की जो कैपेसिटी है, क्वालिटी है, उसको ही नहीं बल्कि नदी के स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करता है ना। नदी में ही अगर सब कारखाने घर का कचरा डालेंगे तो नेचुरली उसके जल पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उससे जो नदी का जो पानी है वो अफेक्टेड होता है और जल जो है लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गति को अपने में समाहित कर सकता है। लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता कि अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसी कोई कार्य योजनाओं के बारे में सुना है जो नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार कीजिए और अपनी कक्षा में एक बार वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। खैर, तो ये चैप्टर फिनिश हुआ। अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।